हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हेलो, कैसे हैं आप लोग? चलिए, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल एंड हार्टी एंड आप लोग वेट कर रहे थे इसका, राइट? चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक फाउंडेशन एनटीएससी चैनल। ये हमारा एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू मैं अपनी स्टोरी कवर कर रहा हूं, दिस स्टोरी एज अ बुक। दिस इज द बुक रिटन बाय मी एंड माय को ऑथर मिस पूर्वा कुमरा, मिसेस पूर्वा कुमरा नाउ। सो इट्स अ मस्ट रेड बुक। ये इस बुक के बारे में बहुत कुछ बातें हो चुकी है। सो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो किस बारे में है? वो इस बारे में है जब मेरा पहला दिन था जेई की कोचिंग के अंदर, राइट? सो जेई की कोचिंग मैंने कोटा से ही की थी, मैं कोटा का ही हूं, राइट? सो पहला दिन था, ठीक है ना? क्या दिमाग में विचार चल रहा था, पढ़िए आप, ठीक है? ये है वो विचार। देख भाई, ये यूपी बिहार वाले स्टूडेंट्स के जीन्स में है ट्रिग्नोमेट्री, राइट? ये लोग बचपन से ही एचसी वर्मा पढ़ने लग जाते हैं, इनके सामने तो क्या ही मार्क्स आएंगे अपन लोगों के। ये रोहन तो आईसीएसई, एक स्टूडेंट था रोहन निम नाम से, ये रोहन तो आईसीएसई बोर्ड से है, क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट होने से पहले आंसर दे देता है, फर्स्ट रैंक तो इसी की आएगी। सो पहला जो कोचिंग टेस्ट था ना, वहां तक हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में, बट स्टार्ट करते हैं पहले दिन से, ठीक है? अब देखो दोस्तों, बड़े भाई की कृपा थी, गाड़ी ये हो गई, ठीक है, डिस्कवर। सो 11th क्लास में मुझे डिस्कवर गाड़ी मिल गई थी, राइट? 10th क्लास में आप इमेजिन कीजिए, मतलब एनटीएससी सिलेक्शन हो चुका था, तो घर में थोड़ी ठीक ठाक रेपुटेशन हो गई थी, और फिर टेस्ट दिया कोचिंग का, वहां पे डिस्काउंट मिला। तो मेरे फादर बिजनेसमैन है, ठीक है? तो मैंने उनको समझा, देखो कितने की बचत हुई है, ठीक है? तो इस बचत से आपको एक बढ़िया गाड़ी खरीद के देनी चाहिए मुझे, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूं और मेरी हाइट उस समय बढ़ गई थी। तो क्या है कि हीरो पुक के अंदर मैं बड़ा दिखता था, तो ऐसे ही कुछ आर्ग्यूमेंट दिए रैंडमली। तो पापा ने ये बोला कि ये सब फालतू की बात है, इस आर्ग्यूमेंट को मैं मानूंगा नहीं, बट फिर भी मुझे लगता है कि तुझे गाड़ी दे देनी चाहिए, तो तेरे को गाड़ी दे देते हैं। और देखो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मुझे गाड़ी नहीं देते ना, तो उनकी जिम्मेदारी होती मुझे छुड़वाने की, और मेरी तरह मेरे पापा भी आलसी हैं, तो उन्होंने कहा यार कहां मैं टेंशन लूंगा, इसको गाड़ी दिला के फ्री करते हैं, ठीक है? तो उन्होंने मुझे गाड़ी दिलाई, राइट? अब इमेजिन कीजिए पहला दिन है, राइट? ओरिएंटेशन सेशन होने वाला था। ओरिएंटेशन सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है ऑफलाइन कोचिंग का, जहां पे बताया जाता है कि भाई क्या क्या कैसे कैसे होगा, किस तरह से पूरे साल भर आपके मजे लिए जाएंगे, किस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी, और किस तरीके से हम लोग, अगर आप लोग ये चीज करेंगे जो हम बताएंगे, तो आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारा कार्यक्रम, सारा ज्ञान होने वाला था। अब हम लोग गए, ठीक है? सो मुझे 40% स्कॉलरशिप मिली थी अपने टेस्ट के अंदर। उसका मतलब ये होता है कि मैं टॉप 40 स्टूडेंट्स के अंदर था जिन्होंने वो एंट्रेंस टेस्ट दिया था, ठीक है? जिन्होंने वो एंट्रेंस टेस्ट दिया था उसके मैं टॉप 40 स्टूडेंट में था। अब देखो दोस्तों, जिस बच्चे ने अपने स्कूल के अंदर 160 स्टूडेंट देखे हो, गर्ग क्लासेस जिसके अंदर मैं 9-10 क्लास के अंदर था, उसमें 400 बच्चे देखे हो, उसको क्या लगेगा कि भाई 400 बच्चों में मैं टॉप 50 में था वहां पे, यहां पे मैं टॉप 40 में हूं, इसका मतलब कितने बच्चे होंगे? 500 600 बच्चे होंगे, और क्या बच्चे होंगे, राइट? अब मैं गया वहां पे, ऑफलाइन कोचिंग का पूरा सिनेरियो था, ठीक है? मतलब बिल्कुल बेंचेस वेंचेस लगी हुई थी, और मतलब मेरे को ऐसा लगा, मतलब कि भाई वहां पे ऐसा होता है ना, एक सम्मेलन में अपन जाते हैं, ठीक है? तो वहां पे बेंचेस लगी हुई थी, जो जहां पे डिग्निटरीज बैठे थे, स्टूडेंट्स के लिए जगह थी। तो मुझे लगा भाई अब नाश्ता वाश्ता भी मिलेगा। तो अपना देखो लाइफ में फोकस क्या था, पेटीज, पता ही है आप लोगों को। तो मेरे को लगा कि भाई अब नाश्ता मिलेगा, क्योंकि भाई ऐसे समारोह में जहां इस तरह की टेबलें लगती है, वहां तो नाश्ता मिलता है। माइंड अपना ट्यून उसी तरह से था, समझ रहे हो? माइंड अपना ट्यून उसी तरह से था। तो भाई अपने को इंतजार था नाश्ते का, जो मिला नहीं, ठीक है? अब वहां पे बात हुई, ठीक है? अब आपको पता ही है इस तरह के सेशंस में क्या होता है ना, 10-15 मिनट तो लेट चलता है, और अगर 10-15 मिनट लेट नहीं हुआ ना, तो सेशन की इंपॉर्टेंस भी नहीं पता चलती यार। मतलब समझ रहे हो कि अगर बिल्कुल टीचर टाइम पे आ गए और उन्होंने क्लासेस लेना चालू कर दिया ऑफलाइन के अंदर, तो लगता है कि यार ये तो बिल्कुल लुक्खा टीचर है, ये तो फ्री होगा, फ्री बैठा होगा तो आ गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई सारे टीचर्स ये सोच के चलते थे कि भाई थोड़ा सा तो लेट जाना चाहिए, तब भी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, ठीक है? तो अब उस दौरान बातें हो रही थी, ठीक है? तो अब क्या होता है दोस्तों, जब आप इस तरह के समारोह में सम्मिलित होते हो ना कुछ ज्ञानी बच्चे आपसे टकराते हैं, जो आपको पूरी मीटिंग का ब्यौरा दे रहे होते हैं कि देखो बेटा, देखो भाइयों, इस मीटिंग में ये लोग हैं,
ठीक है, मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जिसकी फर्स्ट रैंक है। अब देखो क्या होता है ना, अपनी तो टॉप 40 में थे, अपन 40% में थे, अपन ने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि फर्स्ट रैंकर कौन था। मगर एक बच्चा, अभी तेरे को पता है उसकी फर्स्ट रैंक आई है, उसकी उसकी देख वो है ना, वो बैठा है ना, उसकी फर्स्ट रैंक आई है, देख आगे आगे उसको सीट दे रखी है। मैंने कहा ठीक है बढ़िया है, अपन तो देखो बैक बेंचर लाइफ में, तो आगे सीट दे रखी उसको, ठीक है, सीट दे रखी थी, तो मैं समझ गया था कि भाई ठीक है चलो अच्छे बच्चे। उसकी 95% आई थी पता है एंट्रेंस टेस्ट में। तो अब पॉइंट ये होता है कि इस चीज से, इस रिमार्क से आप हार्टेंड और डिसहार्टेंड कैसे हो सकते हो। हार्टेंड इस तरह से हो सकते हो कि भाई आपकी 85% आई तो उसकी 95% आई, तो भाई चलो ठीक है 10% का डिफरेंस है। डिसहार्टेंड कैसे हो सकते हो कि भाई आपकी 60% आई, उसकी 95% आई, ठीक है। मगर अपन ने मार्क्स कैलकुलेट ही नहीं किए थे, अपन तो एंट्रेंस टेस्ट देके आए और उसके बाद देखो फोकस क्या था, याद ही आपको फोकस, वो 20 दिन के बीच के गैप में दिया था मैंने ये टेस्ट, तो 20 दिन में फोकस क्या था आपको पता ही है लाइफ में। तो मैंने मार्क्स ही कैलकुलेट नहीं किए थे कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे, तो मेरे को इस कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। फिर इन्हीं ज्ञानी बच्चों ने बताया कि यार ये बच्चे हैं ना, ये देखो ये पूरा जो ये सारे बच्चे हैं सब यूपी बिहार के। अब उस समय तक मुझे रियलिटी में ये नहीं पता था कि भाई कोटा में बच्चे माइग्रेट करके आते हैं पढ़ने के लिए, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं तो खुद तो कोटा का ही था। अब देखो इंसान जो खुद देखता है वही तो उसको पता होता है, तो मैंने देखा था यार कि भाई सेंट पॉल्स के कुछ बच्चे हैं, सब बच्चे हैं, और वो सारे बच्चे, एक और दूसरी कोचिंग थी उस समय हुआ करती थी, बहुत फेमस थी, बंसल क्लासेस, उसमें वो सब ने एडमिशन लिया था। अपन ने एडमिशन क्यों लिया था भाई, अपने को चाहिए स्कॉलरशिप, तो अपन ने स्कॉलरशिप के चक्कर में, और ये भी था कि यार देखो मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई बंसल के टॉप बैच में मैं सर्वाइव कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे सारे दोस्त बंसल में गए थे और मुझे बताया था कि भाई बहुत अच्छे अच्छे पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं। अब इंडिया से बच्चे आते हैं, मुझे ये सुना, बट इस इंफॉर्मेशन को मैंने प्रोसेस नहीं किया था दिमाग में। मतलब एक तो होता है ना कि भाई आपने कोई चीज सुनी हुई है, बट आप उसको एक्चुअली देखते हो ना, तो फिर ये चीज समझ में आती है। एंड यू वुड नॉट बिलीव, मैंने सोचा अच्छा तो ये यूपी बिहार के बच्चे हैं, बट ये तो मेरे जैसे ही लग रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि यार बाहर के बच्चे बिल्कुल अलग ही दिखते होंगे, ड्रेसिंग भी सेम थी, सब चीजें सिमिलर सी थी, तो मुझे कुछ डिफरेंस नहीं लगा। तो भाई अब इनमें क्या खास बात है यार, इनके में ना वही ज्ञानी बच्चा, समझ रहे हो, वो पता है सारी इंफॉर्मेशन लेके आया था, ठीक है। तो मतलब वो मेरे हिसाब से सीआईडी का कोई खुफिया एजेंट रहा होगा जिसने सारा सब कुछ पता कर लिया था। हमें ना आईसीएससी के बारे में पता था, ना यूपी बिहार के बारे में पता था, ना महाराष्ट्र बोर्ड के बारे में पता था, इसको सब पता था। अभी तुम्हें पता है बिहार गवर्नमेंट ने बच्चों की आईआईटी की सक्सेस के लिए ट्रिग्नोमेट्री को 9th क्लास में ही डलवा रखा है बिहार बोर्ड में, और जितना हम जेई में पढ़ते हैं उतना 9वीं 10वीं में ही पढ़ा दिया जाता है, ताकि ये बच्चे कोटा जाके बिहार यूपी का नाम रोशन करें। और देखो अब पॉइंट ये कि देखो ये आर्ग्यूमेंट बहुत कन्विंसिंग है, आप समझो ये आर्ग्यूमेंट बहुत कन्विंसिंग है। अगर एक बच्चा 15 साल का है ना तो उसको ये आर्ग्यूमेंट सही लगेगा। तो अब उस समय ये चीज यार, ये तो हमारे साथ चीटिंग हो गई, मतलब ये तो डिसएडवांटेज है कि यार ये बच्चे तो ऑलरेडी हमसे आगे हैं। एक दिमाग में फीलिंग आई कि यार ये बच्चे तो ऑलरेडी आगे, ठीक है। फिर ये बच्चा बोलता है कि तुम्हें पता है आईसीएससी में जीपी पहले से आ जाता है। अब जीपी क्या होता है, जीपी मतलब समझ लो, जीपी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पता भाई लाइफ में। जिस बंदे ने 10 तक की एनटीएससी लेवल की पढ़ाई की है उसको जीपी नहीं पता होता कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाम किस चिड़िया का है, कोई आइडिया नहीं, ठीक है। तो अब ठीक है भाई जीपी की बात चल रही है, चलो ठीक है। अब हो सकते थे मतलब डिमोटिवेट हुआ भी होगा, मेरे को याद नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि भाई मैं डिमोटिवेट हुआ था इस चीज से या नहीं हुआ था, बट मुझे ये चीज समझ में आई कि भाई इस रूम में, जिस रूम में हम लोग बैठे हैं वहां पे बहुत धुरंधर होने वाले हैं। ये चीज मुझे समझ में आ गई थी कि भाई दिस इज अ बिगर गेम, दिस इज अ वेरी वेरी बिग गेम, ठीक है। अब मुझे उसी समय इंस्टेंटली ये चीज सोचने में आ गई कि यार ये तो एक सिटी है, एक कोचिंग है, ऐसे तो बहुत सारी सिटी बहुत सारी कोचिंग होगी, ठीक है। तो बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी चीज आने लगी। वहां तक पहुंच के भी मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला, ठीक है। उसके बाद वहां पे स्पीच स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जो हमारे मेंटर थे उन्होंने स्पीच दी थी, ठीक है। तो अब वो ये स्पीच थी, ठीक है। आई होप आप लोग कुछ पढ़ पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को पढ़ के बता दूं। ये स्पीच दोस्तों मुझे अभी भी याद रहती है और मैं भी अपने बच्चों को यही बताता हूं। मुझे नहीं पता कि मैंने आप लोगों को बताई नहीं बताई। प्यारे बच्चों, द फैक्ट दैट यू आर सिटिंग हियर इटसेल्फ मीन्स दैट यू आर सीरियस अबाउट योर करियर. I can see students coming from different geographical boundaries of the country aiming for one single examination, IIT JEE. So what is so special about this examination?
This examination is not just a test of physics, chemistry, and mathematics. It is a test of character. It tests your level of sincerity, the limit of your hard work, and above all, your madness to inquire different scientific concepts. If you are sincere, hardworking, and dedicated, you can have a very good shot at the examination. People say that 2 out of 100 students get selected in IIT JEE examination, but that's not the complete truth. Out of these 100 students, 50 are not serious, 40 do not have any proper guidance, which means your competition is only with 10 students, who are getting proper guidance for IIT JEE. This proper guidance can be self-driven or from external institutes. Like I said, we can give you proper guidance, but it is you who have to travel this long journey of 2 years to end up on the right side of the finishing line. You just need to believe in your teachers and follow their instructions. Your hard work and sincerity is what you would need the most in coming 2 years. At times, you would feel lack of energy. Always remember, students, the total energy is conserved. Physics ke teacher the, you should not exhaust all the energy in the starting days. The 2 years are a marathon. If you sprint in the starting days, you will not be able to complete the marathon. Do not sprint, run slowly and steadily, because slow and steady wins the race. समझ रहे हो? तो पॉइंट यही था दोस्तों, है ना? ये जो चीज, इसका सार मैं बताता हूं आपको. अब देखो, ये तो आप मानते हो कि इस तरह की जो बातें होती है ना दोस्तों, 10% ही अंदर दिमाग में घुसती है ना? दिमाग में 10% ही घुसती है, क्योंकि अगर ये चीजें एक बार में समझ में आने लग जाती तो हमारे जो इतने वायरल वीडियोस होते हैं ना, वो इतने व्यूज नहीं कमाते. बट क्योंकि हमारे इतने वायरल वीडियोस इतने सारे व्यूज कमाते हैं, इसका मतलब यह है कि बच्चों को ये वाली बात बार बार सुननी होती है, और बच्चों को मजा आता है इस चीज में कि यार टीचर हमें ये बात बोल रहा है, क्योंकि जानते तो हम भी हैं ये सब. क्या हमें नहीं पता ये 2 साल की जर्नी है? बिल्कुल पता है. क्या हमें नहीं पता कि इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा बहुत सारी चीजें हैं? बिल्कुल पता है. बट मजा आता है टीचर की मुख से ये बातें सुनने में, अलग ही मजा है. ठीक है, तो उन्होंने ये चीज बोली कि भाई देखो, ये जो फिगर है ना कि 3 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 5 लाख एग्जाम दे रहे हैं, इसमें से सीरियस तो बहुत ही कम लोग हैं. ठीक है ना? तो तुम्हारा कंपटीशन बहुत ही कम बच्चों से. और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उन्होंने ये चीज इसलिए बोली क्योंकि वहां पे आने वाले हर एक बच्चा ये सोच रहा था कि लाखों बच्चों के बीच में अगर कंपटीशन देना है तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी. कुछ, क्योंकि देखो कुछ बच्चों को क्या डिनोमिनेटर से बहुत फर्क पड़ता है. जैसे 10,000 सीट्स हैं, तो उसके नीचे जो डिनोमिनेटर है ना आजकल, वो है 10 लाख का. ठीक है, तो 10 लाख बच्चे जैसे जेईई मेन का एग्जामिनेशन देते हैं, तो ये डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है. बट ये डिनोमिनेटर की रियलिटी क्या है? आधे से ज्यादा बच्चे इसमें 11th मतलब 12th पढ़ते होते हैं, उसके साथ साथ एग्जाम दे देते हैं. बहुत ही कम बच्चों को गाइडेंस होती है. आज भी दोस्तों, नॉट मोर देन 20% स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस. नॉट मोर देन 20%. इसका मतलब उन 10,000 सीटों के लिए केवल 2 लाख बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं. और क्योंकि 2 लाख बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो ये कॉम्पिटिशन बहुत छोटा हो जाता है. ठीक है, अब जो ये वाले सर थे ना, ये बहुत सीरियस लगे, और मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार 2 साल का टाइम निकलेगा कैसे यार? मतलब कैसे निकलेगा? मतलब इतना कोई, देखो ये चीज तो ट्रू है नहीं, है ना? मेरे को अपनी लाइफ में ये चीज क्लियर था, ये वाली लाइन तो मेरे साथ है नहीं. अबव ऑल योर मैडनेस टू इंक्वायर डिफरेंट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट. मेरे को कभी भी इंक्वायरी का इशू नहीं हुआ. मतलब मेरे लिए देखो, अगर मोटरसाइकिल चल रही है ना, उसके व्हील्स घूम रहे हैं, तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं आया कभी भी कि भाई ये घूम क्यों रहे, क्या कौन सा सर्कुलर मोशन इसको ड्रिवन कर रहा है. मतलब ठीक है, मतलब मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि भाई जब रेसर्स टर्न करते तो उनको गाड़ी ऐसे क्यों घुमानी पड़ती. मेरे दिमाग में कभी नहीं आया. आई यूज्ड टू एंजॉय द रेस, आई यूज्ड टू एंजॉय माय राइड. आई नेवर थॉट ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है ना? बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा. ठीक है, तो ये चीज तो है नहीं. मैथमेटिक्स में जरूर मजा आता था. ठीक है, तो अब निकलेगा कैसे टाइम? फिर क्लास होती है पहली. अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं, जो पहले हमारे टीचर थे फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एपी सर नाम था उनका, अमय पांडे सर, और आईआईटी दिल्ली एलुमनस. ठीक है, तो बढ़िया, बिल्कुल टिप टॉप चश्मा लगा गया, बिल्कुल हाइट मतलब 6 फुट. मैंने बताया था ना आप लोगों को, पिछली बार भी मैंने एक चीज बताया था कि यार कुछ लोग होते हैं जिनको देख के आपका मन करता है कि यार भाई इनके जैसा बनना है. ठीक है ना? बिल्कुल. और मतलब एग्जैक्टली पता, अभी तो बिल्कुल मेरा उनके जैसे लुक हो रहा है, क्योंकि उनके भी बाल कम है और उन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे बाल करा के रखते थे, बिल्कुल मतलब एविएटर ग्लासेस पहन के वो क्लास में, मतलब वो उनकी गाड़ी आती है, पहले गाड़ी रुकती है. ठीक है, और फिर ड्राइवर बाहर निकलता है, गेट खुलता है. ठीक है ना? सर निकलता है फोन पे बात करते करते.
ठीक है, ऐसे मैंने कहा यार ये कौन है यार, ये तो डॉन टाइप कोई आदमी लग रहा है। ठीक है, फिर क्लास में आते हैं और फिर बोलते हैं और भाई लोग क्या हाल चाल। ठीक है, मतलब आवाज भी उनकी बहुत भारी थी। और इसी समय दोस्तों मुझे राहुल पंचोली सर भी मिले थे। ठीक है, तो पहला मतलब जो मेरी पहली क्लास थी ना, मैं और राहुल पंचोली सर सेम बैच में थे। ठीक है, और रैंक्स के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट था, तो मेरा थोड़ा सा आगे था, राहुल सर का थोड़ा सा पीछे था, बट हम लोग सेम ही बैच में थे। ठीक है, ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी। ठीक है, तो अब वो बिल्कुल हाँ क्या, तो मतलब बिल्कुल कैसे हो भाई लोग, क्या लग रहा है, जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो? ठीक है, तो हमें जानते हो? नहीं। अब यार कैसे जानेंगे, पहली क्लास में पूछ रहा हमें जानते हो, हद हो गई। तो पॉइंट ये, तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम है अमय पांडे, मैं हूं आईआईटी दिल्ली से। अब उस समय रियलाइज हुआ कि भाई जो हम बनना चाहते हैं ना वो ये है, समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो हम बनना चाहते हैं वो ये है, ठीक है ना। और ऐसे जैसे ही कोई ये बोलता है ना, हुटिंग होती है, हो तो अब हुटिंग हो रही है तो अपन भी हुटिंग करने लगे। दोस्तों अपने क्या है कि भाई फ्लो में बहते हैं हम, समझ रहे हो। इस मामले में हम बिल्कुल जनता है, जैसे जनता होती है ना, जिस डायरेक्शन ले जाओ उस डायरेक्शन चल देती है। अभी पता है आपको बॉयकॉट चाइना चल रहा है, तो अगर चाइना से 20 लाख टी शर्ट इस नाम के आ जाए ना, बॉयकॉट चाइना, तो इंडिया वाले लोग वो भी टी शर्ट खरीद सकते हैं, समझ रहे हो। बॉयकॉट चाइना बिल्कुल फ्लो में यार, हमें तो बिल्कुल समझ रहे हो। तो उस तरह के इंसान थे हम। अब इस तरह की बिल्कुल मतलब हो चल रही है। ठीक है, तो अब उन्होंने बताया कि यार देखो बिल्कुल चिल रहने वाला है, 2 साल बिल्कुल चिल रहने वाले हैं। ठीक है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आईआईटीएंस क्या होता है ना, एक अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे चिल रहने वाले हो, है ना, कोई लोड मत लो। ठीक है, मतलब नबड़ में मत आना, नबड़ में मत आना मतलब कि नर्वस मत होना। तो इस तरह की बातें वो बोल रहे थे। तो अब देखो ऑब्वियसली मतलब मोटिवेटिंग तो लगता है कि भाई ऐसा आदमी कह रहा है जिसने ये सब चीजें कर रखी है, वो बोल रहा है कि बिल्कुल चिल है। मतलब 2 साल तुम्हें कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ये चीज रियलिटी है, ये चीज हुई भी सही, मगर बाद में चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें आज चीज बता रहा हूं, एक चीज, और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि मैं तुम 120 बच्चों को बता रहा हूं, उसमें से 10 बच्चों को भी याद नहीं रहेगी, बट फिर भी मेरी जिम्मेदारी इसलिए मैं बता रहा हूं। तो वो बात यह है कि अगर तुमने सारी क्लासेस अटेंड की, सारा होमवर्क किया, सारे डाउट्स टाइम पे पूछे, तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा बढ़िया रैंक के साथ। अगर तुम गधे हो ना आज की तारीख में, तो भी तुम घोड़े बन के निकलोगे। अब देखो यहां पे दोस्तों कॉन्फिडेंस है ना, मतलब कॉन्फिडेंस आता है यहां पे। ये तो बहुत सिंपल चीज है, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल चीज है। अब यहां पे इसको एप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम थे। क्यों? वहां पे कुछ ऐसे बच्चे थे जो 9th और 10th क्लास का सिंपल सीबीएसई बोर्ड का करके आए थे। ठीक है, तो वो तो भाई बचपन से होमवर्क करते आ रहे हैं भाई। उनके 95%, 98% ऐसे वाले बच्चे थे, वो तो हमेशा से होमवर्क करते हैं। तो उनको लगा कि हाँ यार ये तो सही है। मुझे एक्चुअली, मैं ऐसा पर्सन था जो एनटीएससी में होमवर्क ना करने की सजा भुगत चुका था, तो मैं उस बात को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर पाया। एंड यू वुड नॉट बिलीव, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं जो 12th क्लास में हुआ था। 12th क्लास के एंड तक I was among those 3 और 4 स्टूडेंट्स जिनका पूरा होमवर्क बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट था। 12th की बात है, बट ठीक है, तो ये चीज हुई तो मैं उस चीज को रिलेट कर पाया। ठीक है ना। फिर सर जनरल मोटिवेशन दे रहे थे कि भाई देखो अब ऐसे होगा, ये टाइमिंग है स्कूल का, तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। तो और कोचिंग पता 3 दिन होती थी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे छुट्टी रहती थी। 3 बजे से 8 बजे तक कोचिंग रहती थी। अब देखो कोचिंग का अलग चार्म होता है, ये आप मान के चलो। ठीक है, जब आप आईआईटी जेईई की कोचिंग कर रहे हो ना, तो आईआईटी जेईई कोचिंग का अलग चार्म होता है। सबसे पहले तो आप, मैंने बताया था, आप बिल्कुल तन के चलते हो कि भाई हम आईआईटी जेईई की कोचिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे आईआईटी जेईई की कोचिंग करना मतलब आईआईटी जेईई में सिलेक्शन हो गया ना। मगर इतनी चौड़ इतनी रहती है लाइफ में, मतलब लाइफ में जो एक वो होता है ना कि मतलब कॉन्फिडेंस, वो उसी हिसाब से रहता है कि भाई हम कर चुके हैं आईआईटी। ठीक है, चलो ठीक है, अब वो हो गया। अब प्रिपरेशन चालू होती है। ठीक है ना, पहले ही दिन भाई साहब बिल्कुल हालत टाइट। सर ने मैकेनिक्स में स्टार्ट किया वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर मैंने कभी पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो अब मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है ना, जैसे मैथमेटिक्स में बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे आप यहां से यहां जा रहे हो, तो भाई मैथमेटिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होती है, मगर फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीज होती है। मतलब मैथमेटिक्स में जनरली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना वही डिस्टेंस होता है। ठीक है ना, तो मतलब कभी इतना सोचा नहीं
तो ये चीज बताई सर ने। अब बिल्कुल अमेज हो रहे हैं, और टीचर इतने अमेजिंग स्टोरी सुना सुना के चीजें सुना रहे हैं, मतलब बता रहे हैं, ठीक है। और यहां से क्या फैन फॉलोइंग का कल्चर चालू होता है। तो हमारे जो फिजिक्स के टीचर का नाम था बीकेएम, तो उनको बोलते बेटा अभी इनका नाम बीकेएम नहीं है, असली में इनका नाम है एमकेबी। मैंने कहा एमकेबी मतलब? भाई मैकेनिक्स का बाप, ये इतनी खतरनाक मैकेनिक्स पढ़ाते हैं कि इनको मैकेनिक्स का बाप कहते हैं। अब देखो दोस्तों, पहले आपको पता ही है मैं बिल्कुल रूल बेस्ड वाला लड़का था कि भाई यार मैकेनिक्स का बाप क्यों बोलते हैं, भाई ये बोल दो ना कि भाई बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मगर मैकेनिक्स का बाप ही क्यों? तो भाई ये मैकेनिक्स का बाप है, ठीक है। एपी सर फिजिकल केमिस्ट्री के गॉड हैं, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स में वाईजी सर आए, ठीक है। अब वाईजी सर की क्या आदत थी, मतलब जो भी चीज 10th या 10th से पहले आपने पढ़ी है ना, तो वो बोलते थे कि ये तुमने बचपन में पढ़ा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, बेटा ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। मैंने कहा यार भाई अभी 4 महीने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे थे कि बेटा तुम बड़े हो गए हो अब, ठीक है, लाइफ में सीरियस हो जाओ। अब 3-4 जगह से ये सिग्नल आ गया, 3-4 जगह से ये सिग्नल आ गया कि भाई मतलब अब हालत टाइट होने वाली है, ठीक है ना। फिर अनाउंसमेंट आता है पहले टेस्ट का कि भाई कोचिंग ज्वाइन करने के 21 दिन बाद हमारा पहला टेस्ट था। पहला टेस्ट है, ये सिलेबस है। मैंने कहा तो सब पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि भाई जैसे हमारा बैच था ना 120 स्टूडेंट्स का, उसमें 10 लड़कियां थी और 110 लड़के थे, ठीक है। और सीटिंग कैसे थी, 4-4-4, समझ लो। तो 10 रो हो गई ऐसी, 1 2 3, और 3 कॉलम हो गए। तो 10 रो और 3 कॉलम मतलब 30 सीट्स, हर एक सीट पे 4 लोग होते थे। तो अब लड़कियों का कैसे रहता था, 4-4 और 2, लड़कियों को आगे बिठाते थे, लड़कियों की हाइट छोटी होती थी, तो 4-4-2, अब 2 सीट खाली होती थी। अब देखो हर एक बच्चे की इच्छा होती थी कि वो जो 2 बाकी सीटें बची है ना वहां पे बैठे, मगर जब इंटरवल होगा, जब क्लासेस के बीच में ब्रेक लगेगा, तो बैठना तो किनके साथ है, हंसी मजाक किनके साथ करनी है, लड़कों के साथ, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब ऐसे चौड़ रहता है कि भाई वहां कौन बैठेगा, वहां कोई नहीं, सब सीट वो छोड़ देते थे। अब यहां पे ये आईआईटी दिल्ली वाले सर, जो आईआईटी दिल्ली वाले सर थे ना भाई, मतलब वो तो गजब ही, मेरे को वो अभी पता है, अभी हम लोग मतलब अब तो सेम ही सिटी में, तो अब तो काफी अच्छी दोस्ती भी है। तो वो उनको पता नहीं क्या सूझा, मैं जनरली ज्यादा बोलता नहीं था क्लास के अंदर, मैं मस्ती बहुत करता था बट ज्यादा बोलता नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे उठाया, वो एक्साइटेड स्टेट सिखा रहे थे, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट होके मतलब अपनी वैलेंसी, मतलब जो भी होता है शेल चेंज करता है, ठीक है। इतनी केमिस्ट्री अब याद नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो, अब उनको समहाउ मेरा नाम याद था, मैं भी कोटा का था, वो भी कोटा के थे, तो समहाउ उनको नाम याद था मेरा, क्योंकि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हुआ था, सिटी पूछी थी, मैंने कोटा के बताया, तो उनको याद रहेगा। देख प्रशांत भाई, प्रशांत उठ यहां पे बैठ, ठीक है। अब मैं अगेन रूल बेस्ड आदमी अपन, ठीक है, मन में तो लड्डू फूट रहे, मगर बिल्कुल ऐसे सर मैं ऐसे, मतलब समझ रहे हो, पता चल गया था कि भाई तुम्हें बोल रहे हैं, नाम भी बोला सर ने, नाम भी बोला, फिर भी सर मैं बैठूं वहां पे, सर मैं, तो भाग कि भाई बैठो। तो अब अपन चले गए, बैठ गए, बैग उठाया, बैठ गए, ठीक है ना। अब ये क्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट हो रहा है, समझ लो, सारे लड़के आपको देख रहे हैं, जैसे आप इतिहास का एक बहुत बड़ा स्टेप उठाने जा रहे हो, जो इतिहास में जो दर्ज हो जाए। एक एक कदम के साथ लोगों की निगाहें चेंज हो रही है, आप जा रहे हो, लोग आपको देखते जा रहे हैं, और अपन भी लोगों को देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, सर ने क्योंकि मोमेंट बना दिया। अब अपन वहां पे बैठ गए, हाँ मेरे साथ ही हुआ था ये, ठीक है। तो अब देखो, है ना, अब यहां पे देखना मतलब क्या होता है ना कि जैसे आप लोग मेरी बहुत सारी बातों को रिलेट कर पाते हो, वैसे ही सर भी ऐसे ही थे, सर भी आईआईटी से ही पढ़े हुए हैं, तो वो मेरी मतलब वो बातों से रिलेट कर पाते थे। देखो अब ये लड़का है, ठीक है ना, इसको मैंने यहां बिठाया, अब मैं तुम्हें समझाता हूं एक्साइटेड स्टेट। ये लड़का अभी एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो अगर ये अपने भाई बंधुओं के साथ है तो ये नॉर्मल स्टेट है, मगर जब इसको एक मौका मिला तो ये फटाफट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट का सर ने ऐसे समझाया। अब देखो दोस्तों क्या होता है ना,
जब इतने बड़ी क्लास होती है और ऐसे मल्टीपल बैचेस होते हैं तो क्या होती है, र्यूमर्स होती है, र्यूमर्स होती है, ठीक है ना। अब रियल इंसिडेंट क्या है, एपी सर ने प्रशांत जैन को वहां पे बिठाया, ठीक है, ये रियल इंसिडेंट है। ये ट्रैवल होता 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 ऐसा, और सर ने एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया था, ऐसे होता हुआ ये, मतलब ऐसे। फाइनल वर्जन क्या था इसका, फाइनल वर्जन ये था कि प्रशांत ने किसी लड़की के साथ मिसबिहेव किया, तो उसको सबक सिखाने के लिए सर ने उसको लड़कियों के साथ बिठाया। समझ रहे हो। मेरा एक दोस्त था जो दूसरे बैच में था, उसने ये बोला मुझे कि यार ये हुआ, ऐसा हुआ था क्या तेरे साथ। मैंने कहा नहीं भाई, सर ये चीज समझा रहे थे। तो उस समय फिर एक रियलाइजेशन होता ना कि भाई र्यूमर तो र्यूमर होती है, उसमें किसी का हद होता नहीं है, कुछ कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तो मैंने कहा ठीक है यार। फिर टेस्ट की बारी आई। अब टेस्ट से पहले सर ने स्ट्रेटेजी बताई, तो सर ने वो यही एपी सर ने, ठीक है, तो सर ने ये बताई क्या, देखो दो तरह के लोग होते हैं, या तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड ऑप्टिमम कॉन्फिडेंस, है ना। तो क्या होगा, आईआईटी जेईई के पेपर के अंदर तुम लोग ये मान के चलो, या तो 30-40% तक का अटेम्प्ट करके आओगे या 80-90% का अटेम्प्ट करके आओगे। मैंने ऐसा कोई बंदा देखा नहीं है जो 60% पेपर अटेम्प्ट करके आता हो। 60% इज कॉन्फिडेंस, 80-90% इज ओवर कॉन्फिडेंस, 30-40% इज अंडर कॉन्फिडेंस। तो तुम एक काम करो, तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो अंडर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस। तुम ओवर कॉन्फिडेंस को चूज करो, क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंस तुम्हें हमेशा हराएगा, मगर ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी तुम्हें जिता भी सकता है। क्या पता किसी दिन तुम्हारे तुक्के चल जाए। तो अब देखो दोस्तों, एक ऐसा बच्चा जो इन जनरल लाइफ में बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, उसको तो ये बात बिल्कुल अच्छी लगेगी, मैं तो मुझे बहुत बढ़िया लगा है, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये सही है। तो अपन ने उस दिन कसम खाई, जो कसम मैं आज तक मेंटेन करता हूं, आज तक, ठीक है। पेपर में एक भी गोला खाली नहीं छोड़ेंगे। ओएमआर होती है, ओआरएस ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स शीट, उसमें एक भी गोला खाली नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई 4 गोले हैं, 4 में से एक ही सही होता है तो चारों भर के आ गए, ये नहीं। मतलब कोई भी क्वेश्चन में हमें मार्क जरूर करना है, ठीक है। तो भाई ये कसम खा ली अपन ने, चलो ठीक है भाई, ये कसम हो गई। अब पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर से वही बात चल रही है। अबे देख, फर्स्ट तो आना ही नहीं, समझ रहे हो। फर्स्ट आएंगे या तो आईसीएसई के बच्चे या यूपी बिहार के बच्चे, क्योंकि उनको बचपन से सिखाया गया है ये सारी चीजें, ठीक है। क्लास में सर बोलते हैं, सर बेटा ये एसएल लोनी में से ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। अब मैं यहां पे ये कैलकुलेशन कर रहा हूं कि मैंने कोचिंग की फी दे दी है, मुझे इन्होंने स्टडी मटेरियल दिया है, तो मैं एसएल लोनी खरीदूं या नहीं खरीदूं। मेरी कैलकुलेशन दिमाग में ये चल रही है। उतने में एक बच्चा बोलता है कि सर एसएल लोनी तो मैंने पूरी कंप्लीट कर रखी है। मैंने कहा यार ये तो क्या हो रहा है, मतलब हम कहां पे आ गए हैं, ये कहां आ गए हम, इस तरह की फीलिंग आई, ठीक है। तो अब ठीक है यार, जैसे तैसे करके हम लोगों ने पेपर दिया, मतलब पेपर पहुंच गए, सेंटर था वहां पे, सेंटर पे, ठीक है। अब हमें ये पता था कि फर्स्ट रैंक तो आनी नहीं है, सेकंड रैंक भी नहीं आनी, थर्ड रैंक भी नहीं आनी, काउंटिंग कहीं बहुत बाद से चालू होगी। लाइफ में हमने अपने आप को इस तरह से तो ट्यून कर रखा था कि भाई 50-60 रैंक कैसे आती, क्योंकि घर क्लासेस में वही रैंक आती थी। तो लाइफ में इस तरह से ट्यूनिंग थी। स्कूल में फर्स्ट रैंक, कोचिंग में जो 9-10 की कोचिंग थी उसमें 50-60 रैंक, उससे नीचे कभी सोचा नहीं, समझ रहे, उसके नीचे कभी सोचा नहीं, क्योंकि जो एंट्रेंस टेस्ट था उसमें भी टॉप 40 में थे, तो कभी उसके नीचे सोचा नहीं, राइट। और फिर लगता है कल्चर शॉक, ठीक है। पेपर हुआ, और उस समय क्या था, 2 घंटे के 3 पेपर होते थे, 9 से 11, ठीक है। पहला पेपर 9 से 11, दूसरा पेपर जितना मुझे याद है 12 से 2, और तीसरा पेपर 3 से 5, जितना मुझे याद है यही शेड्यूल रहता था, 1-1 घंटे का गैप रहता था, 9 से 11, है ना, हाँ 9 से 11, 12 से 2, 3 से 5, अलग अलग होता था पेपर। पहले पेपर केमिस्ट्री का हुआ, फिर फिजिक्स का हुआ, फिर मैथ्स का हुआ, ठीक है। अब लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रखी थी, सर ने जो जो बोला था वो सब किया था, बकायदा मतलब सारा होमवर्क किया था। बट उस समय मुझे रियलाइज हुआ दैट तुम कितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लो, कोचिंग वाले या फिर जेई वाले ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछ लेंगे जो तुमने नहीं किया होगा। और उस समय अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं है ना, तो गड़बड़ होनी तय है।
मैंने कॉन्सेप्ट से फोकस किया ही। मैं क्या कर रहा था, एसएल लोनी कर ली, थोड़ी सी एचसी वर्मा कर ली, ओपी टंडन कर ली, दुनिया भर की चीजें करने की कोशिश कर रहा था। और मैंने कुछ खरीदा नहीं था, मैंने अपने दोस्त से उधार लिया था, ठीक है ना। क्योंकि देखो मेरे लाइफ में एक चीज क्लियर थी, जैसा सर ने बताया था स्टार्टिंग में, कि अगर आप लोगों ने ये सारी चीजें खरीद ली या फिर ये एक तरह से हो गया कि आप भाग रहे हो, स्टार्टिंग में आपने भागना चालू कर दिया, ये बुक भी, ये बुक भी, ये बुक, ये बुक, ये बुक, दुनिया भर की बुक ले ली, तो आपने भागना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने कहा कि यार एक बार मैं ये करके देखता हूं, अगर मेरे को सस्टेनेबल लगेगा तो मैं खरीदूंगा और फिर मैं अपने आगे भी इसी तरह से करूंगा। तो मैंने उधार लेके जैसे तैसे क्वेश्चंस वगैरह की, नोट्स मैंने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किए, नोट्स बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किए, अपन टेस्ट देने चले गए। टेस्ट दिया, कसम तो खाई ली थी कि भाई एक भी बबल खाली नहीं छोड़ेंगे। 48% मेरे मार्क्स आए पहले टेस्ट में। अब आप इमेजिन कीजिएगा, एनटीएससी एक रिलेटिवली इजी पेपर होता है, एनटीएससी के अंदर जनरली 90% तक स्कोर आ जाता है। 10th बोर्ड में गिरते पड़ते 85.8% आ गई। आईआईटी में पता नहीं था यार, आईआईटी में पता नहीं था कि भाई 75% में तो टॉप 50 में रैंक आ जाती, पता ही नहीं था। तो 48%। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, 48%, ये तो 50 से भी कम है ना। मतलब न्यूमेरिकली तो पता है 50 से कम है, मगर ये जब फैक्ट दिमाग के अंदर घुसता है ना कि 48% 50% से भी कम है, तो ये चीज समझ में आती है। फिर आपकी लाइफ में कितना भी ऑप्टिमिज्म हो ना, मैंने बोला था ना आपको, मैं ग्लास को हमेशा हाफ फुल देखता था, ठीक है ना। तो उस समय दिमाग में पहली बार ये चीज आई कि यार ये तो 52% कम है। समझ रहे हो मेरी बात? ये नहीं सोचा कि भाई 48% आई है, क्योंकि जब आप पास होते हो, एग्जाम की बात कर रहे होते हो, तो आप कभी भी ये नहीं बोलते यार कि भाई जैसे किसी की 60% आ गई तो वो ये थोड़ी बोलता कि भाई देखो 0 से 60% आई है। वो यही बोलता है यार कि भाई 40% कट गई, है ना। यही रूल है, यही रूल है। तो ऐसे केस के अंदर मैंने कहा 52% आई। रैंक आई ऑल रेजोनेंस रैंक 298, ठीक है, ऑल रेजोनेंस रैंक 298, ठीक है, 298 मेरी रैंक है। आरपी सर की तो टॉप 500 में भी नहीं थी, है ना। मैं बता दूं, आरपी सर की टॉप 500 में भी नहीं थी, जिस वजह से उनको दूसरे बैच में भी जाना पड़ गया। तो 298 रैंक आई। फिर वापस से डिनोमिनेटर इफेक्ट काउंट करता है कि भाई कोटा के एक इंस्टीट्यूट में 298 रैंक है, उससे बेटर दूसरा इंस्टीट्यूट है, उसमें 1000 बच्चे तो होंगे ही सही जो आपसे आगे होंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही दिल्ली भी है, बहुत सारी सिटीज है, तो कम से कम आप ये मान के चलो इंडिया में आप 10,000 नंबर पे होंगे। और उस समय सीट थी 5000, उस समय सीट थी 5000। तो फिर लाइफ में एकदम से ये फील आया कि यार ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। 48%, 298 रैंक। और सुनो, जिसकी फर्स्ट रैंक थी उसके 93% स्कोर, 93% स्कोर। मैंने कहा यार ये क्या हो गया यार, मतलब फर्स्ट रैंक 93% पे, इसका मतलब अब भैया देखो होते तो बच्चे ही है, तो पेपर तो बोर्ड लेवल था, क्योंकि बोर्ड में आती है 93%। तो 93% आने के बावजूद इस बच्चे की फर्स्ट रैंक 93% पे आई। ऑब्वियसली उसके नाम डैश कुमार था, तो हम समझ गए कुमार भाई तो यूपी बिहार के होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चा तो वहां का है, और उसने बता भी दिया था मैं कि भाई हम पटना के। तो पटना के हमारे भाई की फर्स्ट रैंक आई, ठीक है, 93%, ठीक है। अब पेपर तो हम भी 100% अटेम्प्ट करके आए थे, सारे गोले भर के आए थे, मगर बहुत सारा नेगेटिव हो गया। तो फील यही आ रहा था कि यार भाई ये तो अपन तो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, है ना। 93%, 48%, 45% का गैप। ये 45% का गैप क्लब कैसे होगा? 45% का गैप क्लब कैसे होगा, मतलब ये खत्म कैसे होगा? मैं तो ये चीज सोच रहा था। और ये खत्म भी हो सकता है क्या? खत्म भी हो सकता है क्या? ठीक है। और अब उस समय सर ने ऐसी बात बोल दी ना दोस्तों, मजा आ गया, सही बता रहा हूं। मतलब वो जो मोमेंट था ना, जब एनालिसिस चल रहा था इसका, वो मेरे लिए सिंगल मोस्ट मोमेंट था, जिसको मैं बार बार याद करके आगे बढ़ता हूं लाइफ में। वो मोमेंट ये था कि तुम इमेजिन करो वो सिचुएशन जब ऑस्ट्रेलिया, मतलब मैं उनके पास गया था कि सर क्या करना है। मतलब ये चीज मैंने अपनी अच्छी चीज थी कि कहीं पे भी मुझे प्रॉब्लम होती थी मैं अपने मेंटर्स के पास जरूर जाता था, उनसे बात करता था और स्पेसिफिक बात करता था। सर देखो मेरी प्रॉब्लम ये है कि 93%, 48%, अब ये बताओ ये क्या करूं मैं इसका?
तो सर ने मुझे दो चीजें बताई। सबसे पहले तो इसको रैशनलाइज करना सिखाया कि ये डिफरेंस क्यों है। ठीक है, अब यार देखो, उन्होंने हर साल बच्चे पढ़ाए, उनको पता है कि क्या सिचुएशन है। उन्होंने मुझे एक चीज बोली, देख ये लोग क्या है ना 11th की स्टार्टिंग पढ़ के आए। ठीक है, मैं तेरे को बता दूं, कम से कम 200 से 250 बच्चे ऐसे हैं जो 11th पूरी भी पढ़ के आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 11th पूरी पढ़ के आए। तूने पढ़ रखी है क्या? मेरा आंसर था नहीं। इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इरोडो के स्टार्टिंग के चैप्टर्स कर रखे हैं, एच सी वर्मा कर रखी है, ओपी टंडन कर रखी है, ए दास गुप्ता कर रखी है। तूने कर रखी है क्या? मैंने कहा नहीं। ठीक है, तूने केवल हमारी क्लासेस की हैं और हमारा मटेरियल सॉल्व किया है, उसके हिसाब से 48% कम है, मगर बहुत कम भी नहीं। ये जो नंबर है ना, ये उनके पहले के पुण्य है, और जो पहले के पुण्य होते हैं ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं अगर आगे मेहनत ना हो तो। ये चीज उन्होंने मेरे को बात बताई, तो मुझे इससे समझ में आ गया कि अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया कि डिफरेंस क्यों है। तो मेरी लाइफ में क्लियर हो गया कि भाई चलो, डिफरेंस इसलिए कि भाई अपन तो उस लेवल पे है ही नहीं अभी, जब हम उस लेवल पे पूछेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी बात, उन्होंने ये बात बताई कि देख तेरे को मेरे से उन्होंने पूछा तेरा फेवरेट गेम क्या है? मैंने बोला क्रिकेट। तो उन्होंने फिर बोला कि यार देख, अब वो मैच याद कर, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, 2001 के करीब वो मैच हुआ था। ठीक है, तो इंडिया मतलब ऑस्ट्रेलिया ने पहले मतलब इंडिया में आकर, है ना, तू कोटा का है, कोटा में आकर कोई बच्चा तेरे को ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया में आकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले जो मैच पहली इनिंग थी उसमें बहुत सारा रन बनाया, इंडिया को ऑल आउट कर दिया। अब उनके पास बहुत भयंकर लीड थी, इंडिया को उन्होंने फॉलो ऑन पे भेज दिया। अब बताओ, बहुत ज्यादा लीड है और सेकेंड इनिंग भी है। ऑस्ट्रेलिया के पास फर्स्ट इनिंग की लीड भी है और सेकेंड इनिंग भी है। अब यहां से तो सब कुछ इंपॉसिबल लगता है, सब कुछ इंपॉसिबल ही लगता है भाई, मतलब बिल्कुल इंपॉसिबल लगता है। ऐसे केस में तुम्हारे ओपनर्स भी आउट हो जाते हैं, जो तुम्हारा सबसे धाकड़ बैट्समैन है सचिन तेंदुलकर, वो भी आउट हो जाता है। फिर क्या करोगे? उस मोमेंट पे राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण बहुत बड़ी पार्टनरशिप करते हैं, लीड खत्म करते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा टोटल बनाते हैं। 2 दिन तक ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को की जम के पिटाई करते हैं, उनको हर जगह भगाते हैं। ऐसे केस में 5वें दिन इंडिया जीतता है। पता है तेरे को स्टोरी? मैंने कहा हाँ सर, मेरे को बिल्कुल पता है, ये चीज तो मैं जानता हूं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें यह सीखने को मिलता है, नो लीड इज अनअसाइलेबल। ठीक है, इतनी इंग्लिश समझ में नहीं आई तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, सर हिंदी में बताओ। अब एक गधे, लीड कितनी भी बड़ी हो, वो लीड होती है, इसलिए उसको लीड बोलते हैं। लीड होती ही खत्म करने के लिए। लीड, उसको लीड क्यों बोलते हैं? इसलिए कि भाई वो खत्म हो जाएगी कभी ना कभी। समझ रहे हो? इस लीड को तू खत्म कर सकता है। मैं तेरे को ये लिख के दे रहा हूं, मैं तेरे को ये लिख के दे रहा हूं। ठीक है, ये 93% है, ये 45% है। तू हमेशा अब इससे ऊपर ही जाएगा, ये इससे नीचे ही आएगा। ये हमेशा 93% नहीं ला सकता। 93% में जेई में फर्स्ट रैंक आ जाती है, 93% ये हमेशा नहीं ला सकता। तू हमेशा, तू इतना गधा है नहीं कि तू हमेशा 48% लाए। तो तू यहां से ऊपर जाएगा, ये यहां से नीचे आएगा। तो इस चीज पे फोकस कर बस, कि ये जो टाइम है ना, ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है ना? आप देखो, पुअर जोक मारने की तो मेरी आदत है ही सही, तो फिर मैंने बोल दिया सर को कि सर डिफरेंशिएट कर देता हूं और मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेता हूं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि देख, इसीलिए तू गधा है। समझ गया ना? मैं तेरे को ज्ञान दे रहा हूं, तू इस ज्ञान को ले, इस ज्ञान को समझ और जा, मुझे अपना काम करने दे। ठीक है? तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब मुझे ये चीज बहुत बढ़िया लगी कि यार हाँ यार, ये सही है ना? मैं यहां से हमेशा ऊपर आऊंगा, ये यहां से नीचे आएगा। ठीक है, और मैं पता है जोकिंग ये बोलता भी था उसको, अबे ये तो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तू कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो? मतलब 45% का गैप भाई मैक्सिमम है, तो कुछ नहीं। ठीक है, अब उसके बाद वापस से यहां पे भी वो मोमेंट आता है, फर्स्ट रैंकर को सब जानते होते हैं। ठीक है ना? वही जो भाई, लड़कों से तो कोई टेंशन नहीं कि लड़के जाने नहीं जाने, मगर लड़कियां भी जानती होती हैं। ठीक है, कि भाई ये है वो 93% वाला शतकवीर, ये है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टेस्ट था क्यूमुलेटिव टेस्ट।
ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट के अंदर ये हो गया क्लियर, मतलब लाइफ में एक मोटिवेशन आ गई कि कुछ करना है। ठीक है भाई, 48%, क्योंकि सर ने बता दिया। तो आप समझो, जब ये चीज आपको पता चलता है दिस इज द वर्स्ट यू कैन डू, और फिर एक और चीज उन्होंने बताई, आईआईटी में सिलेक्शन 33% पे हो जाता है, तो तू इस रॉक बॉटम से ऊपर है, इसका मतलब सेलेक्ट तो तू हो रखा है, समझा? सेलेक्ट तो तू हो रखा है। और ये जो तेरी कैलकुलेशन है ना 10,000 वाली, ये भूल जा, जो हो ना तुम ही हो। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि भाई ये जितने भी बच्चे हैं ना तेरे से आगे पीछे, यही हैं बस पूरे भारत में, एक दो इधर उधर होंगे, समझा? तो ये मत सोच कि 10,000 बच्चे तेरे से आगे, तेरी 298 रैंक आई है ना, तो ये मान ले कि 3,000 होगी ऑल इंडिया लेवल पे। इतने ही बच्चे हैं भाई, और है नहीं, पढ़ते नहीं है जेईई के लिए बच्चे, कोचिंग जाते हैं, मस्ती करते हैं, चिल मारते हैं और इसको मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स बना लेते हैं, मगर पढ़ते नहीं है। तू पढ़ रहा है, 298 रैंक है, मतलब पूरे इंडिया में 3,000 है। ठीक है, तो सिलेक्शन से तू 15% ऊपर। इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिमिज्म, राइट? इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिमिज्म। तो उन्होंने मुझे ऑप्टिमिज्म दिया, और उस ऑप्टिमिज्म से मैं बिल्कुल ये हो गया कि भाई ठीक है, अब अगले टेस्ट में बढ़िया करेंगे। ठीक है, अब पहले टेस्ट का जो भी था, ठीक है, तो ये मेरी फीलिंग थी, मतलब जो ये पूरी फीलिंग ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये लाइंस मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। आई वॉज कंप्लीटली शैटर्ड बाय द रिजल्ट, एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर देन व्हाट आई गॉट। आई थॉट माई सेल्फ एट द बॉटम ऑफ द लैडर एंड कुड नॉट शेयर द रिजल्ट विद एनीबडी, बट आई न्यू आई हैड इट इन मी. I knew I could pull myself up, and with this feeling I decided to climb up the ladder. So दोस्तों, ये वो मोमेंट था, और रियलिटी में मैं बता रहा हूं आप लोगों को, उस पॉइंट ऑफ टाइम से एवरी डे, एवरी सिंगल डे आई हैव ग्रोन. ये जो ग्राफ बताया था ना सर ने, ये जो ग्राफ बताया था ना, ये मेरी लाइफ का ग्राफ. उस समय मैं यहां पे था, एंड आई एम कीप ग्रोइंग. मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ग्रो करूंगा, बट टिल दिस डे आई हैव बीन ग्रोइंग. एंड विद दिस सिंगल फिनोमिना, कैन यू डू very simple things which looks very simple. Attend all the classes, do all the homework, revise properly. Can you do each day, each hour, day in day out, every day, same process? Can you be the Hulk? That is the most important. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी. ये बहुत अमेजिंग चीज थी जो सर ने मुझे बताई. इफ यू कैन बी कंसिस्टेंट, मतलब तुम टैलेंटेड हो ना, तो एक बार तुम शायद फेमस भी हो जाओ, बट किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए लगातार डे इन डे आउट तुम्हारा एफर्ट लगेगा. अगर तुम उस एफर्ट को मारने से नहीं डरते ना, मतलब आप खुद सोचो, अगर आप कोई सीढ़ी है जो बहुत ऊपर तक जाती है, उसके नीचे हो, सी द ओनली वे इज गोइंग अप, तो ये एफर्ट है बस. चढ़ तो तुम जाओगे, अगर तुमने इतनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट कर ली अपने अंदर, इतनी एनर्जी तुम्हारे अंदर है कि उतनी पोटेंशियल एनर्जी तुम खर्च कर सको, तो तुम पहुंच तो जाओगे. यही गोल्डन वर्ड्स थे. बट पॉइंट ये है कि क्या तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि तुम डेली रूटीन से बोर ना होते हुए ये चीज हर दिन कर सकते हो. यही सबसे इंपॉर्टेंट था, यही सबसे इंपॉर्टेंट था. ये देखो, अब तुम्हें इन वर्ड्स में ना, इन वर्ड्स के अंदर तुम्हें एक एक चीज मीनिंगफुल लगेगी. ठीक है, देखो कहां गई वो लाइन. एट टाइम्स, हाँ, एट टाइम्स यू वुड फील लैक ऑफ एनर्जी. जब हम ये प्रिपरेशन करते हैं ना, बहुत बार मेंटली टायरिंग हो जाता है, बहुत बार फिजिकली टायरिंग हो जाता है, बट क्या आप हर एक दिन ये चीज कर सकते हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर दोस्तों आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हो ना, राइट, ये सारी चीजें कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मैं आप लोगों को ये मंत्र दे रहा हूं कि ये जो लैडर है ना सक्सेस की, ये कोई भी चढ़ सकता है, कोई भी चढ़ सकता है. कौन कितना सिंसियर है ना, इस चीज पे भरोसा रखो. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवेज है ना दोस्तों, जो आप लोगों से आगे है ना, बहुत सारे रीजन से आगे हो सकते हैं. ऐसा हो सकता है उन्होंने आपसे ज्यादा पढ़ा, ऐसा हो सकता है कि मतलब उन लोगों ने कुछ ऐसी सोर्सेस पढ़ रखी हो जिसमें से क्वेश्चंस आए हो. कुछ भी हो सकता है यार. इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन बच्चों से ज्यादा
गधे हो। देखो बच्चे तो सारे गधे होते हैं, और मैं बच्चों को गधा क्यों बोलता हूं, क्योंकि गधा मेहनत करता है। गधा क्या है? मेहनत करता है ना, हार्ड वर्क करता है। इसलिए मैं बच्चों को गधा बोलता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो मेहनत करें। और मेहनत करके आपको पता है, लाइक विद हार्ड वर्क टैलेंट कैन बी बीटन, राइट? यू नो दिस थिंग। तो ये चीज, उसके बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजंस होते हैं। तो इस चीज को सोचना छोड़ देना चाहिए कि भाई कौन बच्चा कितना आगे है। हाँ, हम जब किसी भी रेस में घुसते हैं ना, और उस रेस का जो सबसे मास्टर आदमी है ना, बस हमें यही चीज पता चलता है कि ये जो गैप है ना, इससे ये बढ़ेगा ही सही और ये घटेगा ही सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये जो चीज थी ना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं ना, वो जो कॉन्वर्सेशन था ना, वो आज तक भी मेरी लाइफ में इंटैक्ट है। कभी भी, जैसे मान लो, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूं, अभी जैसे मैं अनअकैडमी हूं, तो अनअकैडमी के अंदर भी, मतलब जब मैं आया तो मुझे लगता है कुछ एडुकेटर्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा एक ही थॉट प्रोसेस था, क्या मैं हार्ड वर्क कर सकता हूं? कर सकता हूं। क्या मेरे अंदर उतना टैलेंट है कि मैं एक टॉप एडुकेटर बन सकता हूं? बन सकता हूं। ठीक है। और फिर वही थॉट प्रोसेस, ये जहां पे है ना, ये डिफरेंस कम ही होएगा, आगे बढ़ेगा नहीं। और मैं इस चीज में आज भी बिलीव करता हूं। उसके लिए क्या करना है? बस कुछ इनोवेटिव आइडियाज सोचने हैं, कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने हैं, और बच्चों को ऑनेस्टली सर्व करना है, राइट? तो यही चीज लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में आप सोच सकते हो। तो आपके पास दो ऑप्शन है। किसी ओवर अचीवर को देख के या तो आप डिमोटिवेट हो सकते हो, और या फिर आप ये सोच सकते हो कि भाई ये जो डिफरेंस है ना, अब ये आगे जाके कमी होगा, और ये सोच के मोटिवेट हो सकते हो। अगर ये सोच के आप दोस्तों मोटिवेट हो गए, तो मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी रिजल्ट आप अपने हार्ड वर्क से अचीव कर सकते हो। मैंने ऐसे ही किया है, और तभी मैंने अपनी बुक का टाइटल क्या रखा है? द जर्नी ऑफ नॉट सो गिफ्टेड बॉय टू JEE 42। इतना गिफ्टेड नहीं था मैं यार। अगर गिफ्टेड होता तो 93% मेरी आ रही होती ना। 48% आती है क्या किसी गिफ्टेड बॉय की? बताओ आप। 48% पहले टेस्ट में आती है क्या? नहीं आती। 298 रैंक आती है क्या? नहीं आती। ठीक है। तो मैं अपनी मेहनत से बना हूं जो बना हूं। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या वो मेहनत आप कर सकते हो, राइट? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए, सो थैंक यू। सो आई बिलीव आप लोगों को ये सेशन भी उतना ही अच्छा लगा। ये सेशन थोड़ा सा कम ह्यूमरस था, बट बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग था, और आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप लोग भी इन सब चीजों से जूझ रहे हैं, जहां पे आप लोगों को कुछ ओवर अचीवर्स को देख के डिमोटिवेटिंग फील होता है, दूसरों की सक्सेस को देख के आपको लगता है कि आप ज्यादा बड़े गधे हो। बट जितने ज्यादा बड़े गधे होंगे, उतनी ही ज्यादा मेहनत करने की टेंडेंसी होगी, और जितनी ज्यादा मेहनत करने की टेंडेंसी होगी, उतनी ही चांसेस है कि आने वाले टाइम में आपको ऐसी सक्सेस मिले जो अनपैरेलल्ड हो, अनप्रेसिडेंटेड हो, और अमेजिंग हो, राइट? सो विद दैट नोट आई विल टेक योर लीव। अगले हफ्ते अब हम लोग मिलेंगे, और अगले हफ्ते का जो टाइटल्स होंगे वो मैं आप लोग को डिस्क्लोज करूंगा संडे को, दैट इज टुमारो। ये मेरा अमेजिंग नया YouTube चैनल आ रहा है, जिसका वीडियो 4 बजे ही आने वाला है। सो आप लोग चाहें तो थोड़ा सा रुक के 4 बजे ये वीडियो देख सकते हैं। मैथ्स 101 का वीडियो, मैथ्स 101 वेलकम टू आवर चैनल। ये पूरी नई ब्रांडिंग है दोस्तों, पूरा देखिएगा आप लोग उस वीडियो को भी कि क्या क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं उसमें, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह सब चीजें मैं आप लोग को समझाने वाला हूं, राइट? सो अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली लाइव क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजिंग्स हैं, अनलिमिटेड एक्सेस, right? The best part is unlimited access. You can prepare at your own pace with your own strategy, and you will have n number of mentors. You do not get only educators, you get lot of mentors. I am also there, so you can come if you want to study from me, right? So ये मेरे बैचेस हैं दोस्तों। JEE 2022 के लिए भी है, JEE 2021 के लिए भी है, प्री RMO के लिए दोनों प्लेटफॉर्म पर है, NSE JS, और मेरा एक स्पेशल बैच आ रहा है 22 तारीख से, स्पेशल रैंकर्स बैच। सो अगर आप लोग उसमें भी आना चाहते हैं, फाउंडेशन प्लेटफॉर्म का 1 या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरे कोड से। मेरा कोड है PJ Live। 1 और 2 ईयर की फी आप लोगों के सामने है, राइट? सो जल्दी से दोस्तों लाइक कीजिए इस वीडियो को, इसको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को और ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैथ्स 101 का भी लिंक है, सो प्लीज उसको भी आप लोग
जाके सब्सक्राइब करो, है ना। आपका और मेरा चैनल है वो, हम दोनों को मिलके इसको सक्सेसफुल बनाना है। और मेरे को ये भरोसा है अपने ऊपर कि मैं आप लोगों को ऐसा क्वालिटी कंटेंट दे सकता हूं जो अभी तक अनप्रेसिडेंटेड है। आप लोगों को कितना ट्रस्ट है वो मुझे पता चलेगा जिस हिसाब से आप लाइक्स और सब्सक्राइब करेंगे, राइट। और याद रखिए दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है, इफ आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट यू आर कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म, पीजे लाइव कोड यूज कीजिए और मुझे बताइए 7597084241, राइट। सो थैंक यू, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माई कोड पीजे।